So students, today we will going to start our next unit, that is our reliability. So basically what is reliability? Reliability is the probability of a product performing its intended function for a stated period of time under certain specified कंडीशंस. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है क्या होती है, वो बेसिकली एक रिलायबिलिटी क्या होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है प्रोडक्ट की कि वो अपना परफॉर्म फंक्शन क्या करे, जिस फंक्शन के लिए उसको बनाया है उसके लिए क्या हो वो परफॉर्म करे, और बेसिकली जिस कंडीशन के लिए हमने उसको डिफ़ाइन करा है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वर्क करेगी और इतने पीरियड्स के लिए वर्क करेगी, तो उसकी हम क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि विद इन हमारा जो स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम है इतने टाइम के अंदर और इस स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो कितनी आ रही है. मतलब कि जैसे हमने एक शाफ्ट डिज़ाइन करी लेटस से, और वो शाफ्ट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, हमारे रेजिडुअल स्ट्रेसेस लगेंगे. तो बेसिकली क्या करेंगे, वो कितने नंबर ऑफ टर्न्स एट पर्टिकुलर आरपीएम कितने क्या कर रही है, वो कवर कर रही है. आपने मशीन डिज़ाइन में जैसे निकाला भी होगा आपकी जो टाइमिंग कि 90% आपने करके फॉर्मूले से निकाला होगा कि मतलब कितने आपके प्रोडक्ट, मतलब 90% ऑफ प्रोडक्ट क्या करते हैं आपके इस पर्टिकुलर रोटेशन तक, पर्टिकुलर जो हमारी आरपीएम है या पर्टिकुलर रोटेशन है, इतनी साइकिल्स क्या करती है, वो कवर करती है. सेम इसी के अंदर ऐसी है कि हमारा पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपना एक तो जिस फंक्शन के लिए उसको बनाया है वो परफॉर्म करे अंडर स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितने टाइम के लिए बोला है, और अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन. मतलब कि हमने बोल दिया कि जैसे एक स्ट्रक्चर है, अब उस स्ट्रक्चर को हमने बता दिया कि उसके लिए इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर का कंपोजिशन है वो ये रहेगा, इतना लोड लगेगा, इतना एक्सियल लोड लगेगा, तो वो उस पीरियड तक, मतलब हमने डिफाइन करती है कि 10 साल तक इसकी लाइफ रहेगी, तो उस पीरियड तक उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पर्टिकुलर वो क्या कर रही है, फेल नहीं हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी. मतलब हमारे लिए सामने वाला कितना रिलायबल है कि हम उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं, ताकि हम बेसिकली इसमें हम क्या निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है हमारा, आपके एग्ज़ाम में भी आता है मेन, वो आता है आपका लाइफ साइकिल कर्व ऑब्लिक डिफरेंट मोड ऑफ फेलियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाथ टब कर्व भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं. इसमें क्या है, मोस्ट प्रोडक्ट्स गोज थ्रू 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट फेसेस फ्रॉम प्रोडक्ट इंस्पेक्शन टू वियर आउट, इन विच फेलियर रेट और हैजार्ड रेट इज़ प्लॉटेड. मतलब आपका फेलियर रेट कि कितने टाइम में वो हमारा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, इज़ प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. मतलब फेलियर रेट मतलब कितने टाइम में वो फेल हो रहा है, और बेसिकली वाई एक्सेस पे उसका हैजार्ड रेट और फेलियर रेट हम ड्रॉ करेंगे, और एक्स एक्सेस के ऊपर हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे. ठीक है, तो दिस कर्व इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज दी बाथ कर्व. अब इसको बाथ कर्व क्यों कह रहे हैं, बेसिकली इस कर्व के अंदर हमारे 3 फेसेस होते हैं. एक डीबगिंग फेज होता है, एक हमारा चांस फेलियर फेज होता है, और एक होता है हमारा वियर आउट फेज, जो भी हम डिस्कस करेंगे. और जो इसके अंदर हमारी शेप है कर्व की, बेसिकली कैसे आ रही है, वो एक टब की तरह आ रही है, बाथ टब की. तो इसको हम जनरली बाथ टब कर्व भी बोलते हैं, लाइफ साइकिल कर्व भी बोलते हैं, और हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ फेलियर. ठीक है भाई, तो दिस कर्व इज ऑफन रेफर टू एज दी बाथ टब कर्व विच कंसिस्ट ऑफ द डीबगिंग फेज. जो सबसे पहला इनिशियल फेज होता है डीबगिंग, बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे मटेरियल क्या होते हैं, इनिशियल स्टेट में होते हैं, जितने भी हमारे फेलियर आते हैं हम उसको क्या करते हैं, आयरन आउट करते हैं. तो जिसकी वजह से जो हमारा फेलियर रेट है आगे वाले प्रोडक्ट्स का, वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है टाइम के साथ. ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा हमारा चांस फेलियर रेट. बेसिकली हमारा मीडियम फेज होता है, और इसके अंदर जो हमारा फेलियर रेट होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है टाइम के साथ. मतलब जितना भी हमने क्या कर लिया था, रेक्टिफिकेशन करना था इनिशियल फेज में कर दिया, ताकि जो हमारा सेकंड फेज है उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड हमारी फेलियर रेट है उतना ही रहे. और जो थर्ड फेज है हमारा क्या होता है, वियर आउट फेज. इसके अंदर क्या होता है, एक ही दम से ड्रास्टिकली जो आपका फेलियर रेट होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इसके अंदर प्रोडक्ट होता है अपनी वो एंड लाइफ तक पहुंचना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये 3 फेजेस हैं. तो हमारा जो बाथ टब कर्व है या हमारा लाइफ साइकिल कर्व है, बेसिकली किस किस के बीच में है, ये हमारा
फेलियर रेट और हमारा टाइम के बीच में, और जो फेलियर रेट है और हम आगे इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहला हमारा क्या है, डीबगिंग फेज। तो बेसिकली क्या है, डीबगिंग फेज आल्सो नॉन एज दी इन्फेंट mortality phase exhibits a drop in the failure rate as initial problems identified during prototype testing are ironed out। मतलब सबसे पहले हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं और उस प्रोटोटाइप में ही चेक कर लेते हैं इनिशियल फेज़ के अंदर कि हमारा फेलियर रेट टाइम के साथ कैसा आ रहा है। तो इनिशियल फेज़ के अंदर ही जब हम प्रोटोटाइप से बिल्कुल मॉडल बनाते, बेसिकली मॉडल बनाने से पहले हम जितनी भी हमारी रेक्टिफिकेशन होती है कर देते हैं, इसलिए हमारा टाइम के साथ इनिशियल जो फेज़ है उसके अंदर जो फेलियर रेट है वो क्या होता है हमारा डिक्रीज़, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट भी जनरली हमारा क्या होता है नया, तो बेसिकली उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है, मतलब उसकी रिलायबिलिटी एज़ कम्पेयर टू लास्ट फेज़ क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड फेज़ होता है हमारा द चांस फेलियर फेज़ बिटवीन T1 एंड T2। आप टाइम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर, T1 एंड T2 इज़ देन एनकाउंटर इन विच फेलियर अकर्स randomly and independently. This is the phase in which failure rate is constant, typically represent the useful life of the product। तो बेसिकली इसके अंदर जो हमारा जो टाइम है, जिस टाइम के बीच में हमारा फेलियर हो रहा है इसके अंदर, वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, T1 से T2 तक हो रहा है। और इसके अंदर जो हमारा फेलियर है रैंडमली और इंडिपेंडेंटली अकर करता है, और इसके अंदर क्या है, इस फेज़ के अंदर जो हमारा फेलियर रेट है वो कांस्टेंट रहता है। और बेसिकली यही जो टाइम और T1 और T2 है, बेसिकली यही हमारा डिफाइन करते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट जनरली। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा फेलियर रेट ऑलमोस्ट क्या रहता है कांस्टेंट। फर्स्ट वाले फेज़ के अंदर तो इनिशियल होता है तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो उसके अंदर बेसिकली हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। लेकिन जो मेन हमारा प्रोडक्ट सर्विस देता है वो कौन से फेज़ में देता है, हमारा T1 और T2 के अंदर, जिसको हम कौन सा फेज़ बोल रहे हैं, चांस फेलियर फेज़ बोल रहे हैं। और तीसरा आता है हमारा वियर आउट फेज़ इन विच एन इंक्रीज इन द फेलियर रेट इज ऑब्जर्व्ड एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ, पार्ट एजेस आर वियर आउट। मतलब हमने बताया इसके अंदर क्या है कि एकदम से जो यूजफुल लाइफ है वो तो हमारा चांस फेलियर रेट में लगभग मिल ही जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम एक शाफ्ट की टर्निंग कर रहे हैं या बेसिकली साइक्लिक स्ट्रेस लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या हो रहा है उसकी वजह से जो क्रैक्स है वो तो चांस फेलियर रेट में क्या हो जाएंगे, जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मेन प्रोपोगेट होंगे वो कौन से फेज़ के अंदर होंगे, वियर आउट फेज़ के अंदर, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, जो ये अपना क्या नाम है फेलियर रेट है ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि वो अपनी जो यूजफुल लाइफ है, जिस लाइफ तक के लिए हमने एक्सपेक्ट करा था, ऑलमोस्ट वो वहाँ तक क्या हो चुका है, चांस फेलियर फेज़ के अंदर वो वहाँ तक पहुँच चुका है। तो वियर आउट फेज़ के अंदर एकदम से क्या होता है, ड्रास्टिकली जो हमारा फेलियर रेट होता है या हजार्ड रेट होता है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होता है, क्योंकि कुछ पार्ट मशीन के या पर्टिकुलर हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारी वियर आउटिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, वियर आउट फेज़ भी बोलते हैं।